स्पेशल रिपोर्ट का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी को गर्मी कुछ ज्यादा लग रही है और निजात पाने के लिए इस गर्मी से बाकायदा वो बरमूडा शॉर्ट्स, जिसको हाफ पैंट बोलते हैं, और टी शर्ट पहनकर अपने दफ्तर पहुंच गए। फिर क्या कुछ हुआ, आइए आप खुद देखिए। बरमूडा और टी शर्ट पहने इस शख्स को देखकर आपको भी यही लगा होगा ना कि शख्स कहीं समर वेकेशन पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तस्वीरें हैं अजमेर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय की, जहां बढ़ते तापमान की वजह से शैक्षिक विभाग का अनुभाग अधिकारी राजेश टेक चांदनी बरमूडा और टी शर्ट पहन करके पहुंच गए और अधिकारियों के सामने बैठ करके बातचीत करने लगे और कहा, मैं कर्मचारी नहीं अधिकारी हूँ। थोड़ी सी इनकी बातों का लहजा भी सुन लीजिए। मैं स्वामी चैतन्य योगी ओशो विज्ञान अभियान से मैं एक छोटा सा कर्मचारी बोर्ड ऑफिस का हूँ। ये समझते हैं बोर्ड ऑफिस वाले कि मैं इनका कर्मचारी हूँ, मैं इनका अधिकारी हूँ। यही नहीं, जब राजेश टेक चांदनी को ये सब पहन करके नहीं आने को कहा गया और बताया गया कि ऑफिस का ड्रेस कोड नहीं है, तो उनके स्वर बदल गए और खुद को इंटरनेशनल बंदा बताया। आपने वीडियो निकाला कि ये मैंने हाजिर किया है। सर को एतराज हुआ कि मेरे पास ड्रेस कोड नहीं है, कैसे ड्रेस कोड लागू किया जाए, दिलवाया जाए सबको। अभी मोदी भी आएंगे, मोदी से मैं ये लाइव चल रहा है मोदी के पास। और जब बरमूडा वाले कर्मचारी को समझाया गया तो बहस का ठीकरा अधिकारी के सिर पर ही फोड़ने लगा और कहा, आप मुझे उकसा रहे हो और न जाने क्या क्या। उन्होंने ये तक कह डाला, अब तो मैं विरोधी पाले में आ गया हूँ। आपकी हम सब कर देंगे, और क्योंकि हम विरोधी पाले में आ गए ना, तो मैं तो मेरे को लड़ने का तो लड़ने वाला तो उन्हें लड़ो किससे, तो वहीं राजेश टेक चांदनी का बरमूडा वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इधर वीडियो वायरल होने के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने तत्काल एक्शन लिया और राजेश टेक चांदनी को निलंबित कर दिया। वहीं कर्मचारियों को इस तरीके के कृत्य को दोबारा न होने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही कार्यालय में ड्रेस गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए हैं। नौतपा चल रहा है और गर्मी का प्रकोप भी बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में कर्मचारी बरमूडा और टी शर्ट पहन करके आ जाए। बहरहाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव ने एक्शन ले लिया है। अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। आज सुबह सुबह दिल्ली से एक खबर आई जिसने हर तरफ सनसनी मचा दी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी दिल्ली के एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट वाराणसी के लिए उड़ान भरने वाली थी, लेकिन तभी उसमें बम होने की खबर फैल गई। क्रू मेंबर और यात्रियों के हाथ पांव फूल गए। बाद में लोग इमरजेंसी गेट से कूदने लगे। सुरक्षा एजेंसियों ने जब जांच पड़ताल की तो बम की खबर गलत निकली। कोई प्लेन के मेन गेट से कूद रहा है तो कोई इमरजेंसी गेट से बाहर आ रहा है। दिल्ली सुबह सोकर भी नहीं उठी थी कि एक खबर ने सनसनी मचा दी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़े एक विमान में बम की खबर होने के बाद जैसे ही फैली, पूरे एयरपोर्ट में अफरा तफरी मच गई। इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट दिल्ली से वाराणसी टेक ऑफ करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही प्लेन में बम होने की खबर सामने आ गई। प्लेन में सवार यात्रियों और क्रू मेंबर के तो होश ही उड़ गए। यात्री दहशत में आ गए। हर किसी को अपनी जान बचाने की फिक्र सताने लगी। बम की धमकी मिलने के बाद इंडिगो क्रू ने अलर्ट जारी कर यात्रियों से विमान से नीचे उतरने का अनुरोध किया। इसके बाद लोग कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थे। इमरजेंसी गेट से ही लोग बाहर भागने लगे।
एक बुजुर्ग महिला भी दिखाई दे रही है। एयर होस्टेस उन्हें सुरक्षित निकालने में मदद कर रही है। इस तरह सुरक्षा एजेंसियों ने सभी यात्रियों को प्लेन से नीचे उतारा। एविएशन सिक्योरिटी, डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची और फ्लाइट का निरीक्षण किया गया। मौके पर QRT, CISF समेत दूसरी एजेंसियों के जांच अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन कहीं भी बम नहीं मिला। प्लेन में कुछ भी संदिग्ध नहीं था। खबर पूरी तरह से अफवाह निकली। सुबह करीब 5:35 पर इंडिगो का प्लेन दिल्ली से वाराणसी के लिए उड़ान भरने वाला था, लेकिन टेक ऑफ से पहले ही प्लेन में बम होने की खबर फैल गई। इंडिगो की फ्लाइट 6E2211 के टॉयलेट में एक टिश्यू पेपर मिला जिस पर बम लिखा हुआ था। इसके बाद तो प्लेन में हड़कंप मच गया। प्लेन की जांच के लिए उसे आइसोलेशन बे में ले जाया गया। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। दिल्ली में ये इस तरह की पहली घटना नहीं है। पिछले 1 महीने के भीतर स्कूल और अस्पतालों में बम की अफवाह उड़ाई गई थी। इस बार भी प्लेन के अंदर बम होने के पीछे शरारत की गई है। सनसनी फैलाने के लिए ये हरकत की गई थी। बम की अफवाह किसने उड़ाई, अब सुरक्षा एजेंसियां इस बात की पड़ताल में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पुणे के बाद खबर अब पाकिस्तान से, जो किसी भी वक्त खुद को दिवालिया घोषित करने की हालत में पहुंच चुका है। नया बेलआउट पैकेज देने के लिए IMF की जो टीम इस्लामाबाद पहुंची थी, वो वहां से बैरंग वापस लौट गई है। पाकिस्तान को IMF ने 6 शर्तें मानने को कहा है। पाकिस्तान ये शर्तें मानता है तो देश में जिस आटे दाल का भाव अभी से ही आसमान पर है, वो जनता को मिलना तक मुश्किल हो जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। गिड़गिड़ाते रह गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। IMF अधिकारियों ने अनसुनी कर दी पाकिस्तान की फरियाद और कर्ज मांगने से पहले मिल चुके कर्ज को चुकता करने का दिया ऑर्डर। पाकिस्तान की खुद को दिवालिया घोषित करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3, 4 या 5 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो महीने भर, माने जुलाई तक पाकिस्तान कंगालों की उस लिस्ट में शुमार हो जाएगा जिसके पास दिवालिया घोषित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। साल दर साल की गरीबी ने पाकिस्तान को गर्त में धकेल दिया है। अब ना संभलने का वक्त है, ना बच पाने का, ना ही उबर पाने का। इस्लामाबाद में जो सरकार है उसका तो हाल ही मत पूछिए। ना कोई प्लान है, ना कोई मददगार है, ना विजन है, ना मुल्क को बचाने का नेक इरादा है। पाकिस्तान क्यों करेगा खुद को दिवालिया घोषित? इसके एक नहीं कई कारण हैं, लेकिन यहां आपको 5 मुख्य वजहें दिखाते हैं। उसके बाद हर एक वजह की डिटेल आपकी स्क्रीन पर होगी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जिस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सामने झोली फैलाई थी, उस IMF ने टका सा जवाब दे दिया कि नो मोर। अभी और सुनिए, पाकिस्तान की कर्ज मांगने वाली मंत्रियों, अधिकारियों की टोली IMF से गुहार लगाती रही कि जरा एक नजर हमारी मुफलिसी पर डालो, बहुत ज्यादा नहीं तो 2 जून की रोटी का ही जुगाड़ कर जाओ। लेकिन IMF के अधिकारियों की टीम का सुनना तो दूर, टीम बोरिया बिस्तर समेट कर इस्लामाबाद से चलती बनी। पाकिस्तान पहले से लिए कर्ज की मार से करा रहा है।
कर्ज लौटाने की बात तो जाने दीजिए, उसका सूद चुकाने का पैसा भी पाकिस्तान के खजाने में नहीं बचा है। देश का ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो बंदी के कगार पर नहीं है। सरकार किसी तरह से दुनिया के बड़े बड़े आर्थिक संसाधनों से कर्ज लेकर अब तक अर्थव्यवस्था की गाड़ी खींच रही थी, लेकिन कर्ज देने वालों ने साफ इनकार कर दिया है। आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान के सामने कुछ शर्तें रखी हैं, जिसको पूरा नहीं किया गया। आर्थिक सुधारों की छानबीन करने के बाद आईएमएफ की टीम वापस वॉशिंगटन लौट गई। आईएमएफ की टीम ने कहा कि आर्थिक मदद हासिल करने के लिए जो शर्तें रखी गई हैं, उसकी प्रगति की समीक्षा करने के बाद ही नए बेल आउट पैकेज पर चर्चा और विचार किया जाएगा। आईएमएफ ने बताया कि शर्त पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के बाद ही डील पर साइन किया जाएगा। आईएमएफ ने पाकिस्तान को ऐसे समय में झटका दिया है जब महंगाई सिर चढ़कर बोल रही है। आटा चावल से लेकर रसोई गैस तक आम लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में महंगाई के विरोध में और सरकार के निकम्मेपन को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शहबाज शरीफ की सरकार के पास और कर्ज मांगने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। आईएमएफ ने कर्ज के लिए पाकिस्तान के सामने 6 शर्तें रखी हैं। रेवेन्यू जनरेशन के लिए टैक्स सिस्टम में सुधार, सामाजिक सुरक्षा और जलवायु सुधार के लिए नीति, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार ताकि कीमतों को कम किया जा सके, महंगाई पर काबू के लिए एक्सचेंज रेट पॉलिसी में सुधार, सरकारी कंपनियों में स्ट्रक्चरल सुधार और निजीकरण को बढ़ावा, सरकारी कामकाज में सुधार। ये बड़ी शर्तें हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए कड़ी शर्तें कतई नहीं है। आईएमएफ ने इसके पहले भी पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए ऐसी ही शर्तें रखी थीं, जिसका खामियाजा अभी पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। और अब नई शर्तें, पिछले साल आईएमएफ ने जो बेल आउट पैकेज दिया था, उसमें जो शर्तें रखी गई थी, उसे देख लीजिए। आईएमएफ ने हर तरह की सब्सिडी खत्म करने, पेट्रोल, डीजल और बिजली की दरें बढ़ाने, टैक्स कलेक्शन में 10% तक इजाफा करने जैसी शर्तें लगाई थी। पाकिस्तान सरकार ने सारी शर्तें मानी, जिसका नतीजा हुआ कि जनता पर बोझ बढ़ता चला गया। लेकिन चूंकि कर्ज लेने के बाद चुकाना भी होता है, तो पाकिस्तान का तो खजाना ही खाली है। शहबाज शरीफ के सामने सवाल है कि जाएं तो जाएं कहां? गंभीर आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान को तत्काल आर्थिक मदद की जरूरत है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार सिमटता जा रहा है, जिससे नए तरह के संकट का सामना करना पड़ सकता है। मतलब गिनते रह जाएंगे। आसान शब्दों में बता दें कि ये रकम 103.38 लाख करोड़ रुपए भारतीय रुपयों में है। ये पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज बकाया है। पाकिस्तान कहां से चुकाएगा इसे समझने के लिए किसी भी अर्थशास्त्री को रॉकेट साइंस का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे पाकिस्तान जो चीज एक्सपोर्ट करता है, उसमें सबसे बड़ी मात्रा है टेक्सटाइल उद्योग की, और इसका हाल यह है कि यह बंद हो रहा है क्योंकि सरकार बिजली पर इतना टैक्स बढ़ा चुकी है कि व्यापारियों की कमर टूट चुकी है। सवाल है, फिर पाकिस्तान क्या कर्ज के जाल में उलझकर दम तोड़ देगा? इसका जवाब पाकिस्तानी हुक्मरानों से आवाम को पूछना चाहिए, जिन्होंने दिन, हफ्ते, महीने, वर्षों में नहीं, दशकों दशक तक अपनी नीतियों से यह हाल किया है। कैसे? इसका उदाहरण देखिए। पाकिस्तान चीन को 75 करोड़ का मुआवजा देने जा रहा है। यह मुआवजा उन चीनी इंजीनियरों के मारे जाने के बदले है जिन्हें पाकिस्तान में आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया था। चीन ने 2 टूक कहा है कि मुआवजा दो वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो। चीन पाकिस्तान का अंतिम विकल्प है, जिसके सामने शहबाज शरीफ कटोरा लेकर कभी भी प्रकट हो सकते हैं। चीन कई सारे प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चला रहा है, जिसका फायदा चीन को होना है। कर्ज और हिंदुस्तान के खिलाफ मदद की आस में पाकिस्तान चीन का सहयोग करता रहा है। चीन इसका जबरदस्त फायदा उठाता है। चीन अपने कर्ज के जाल में फंसाकर देश की संपत्ति पर कुछ हद तक अपना अधिकार कर लेता है, जैसा श्रीलंका के साथ हुआ। पाकिस्तान के साथ ही कुछ ऐसा ही होने की आशंका पैदा हो गई है। डर है कि कर्ज के चक्कर में पाकिस्तान के हुक्मरान कहीं मुल्क का सौदा न कर लें। बंगाल की खाड़ी से उठे रीमाल तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। रीमाल बंगाल के तट पर 120 किलोमीटर की गति से टकराया और इससे जो तबाही मची उसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बंगाल से बांग्लादेश तक इसने भयंकर तबाही मचाई है। बंगाल में कई जगह
पेड़ उखड़ गए हैं, जबरदस्त बारिश हुई है। आज ये शांत होकर आगे बढ़ गया है, लेकिन अब बिहार के कई जगहों पर तेज बारिश और तूफान का अलर्ट है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। 135 किलोमीटर की रफ्तार से आए बवंडर ने बंगाल से बांग्लादेश तक तबाही मचा दी। समंदर में उठे इस तूफान की पहली डरावनी तस्वीर जिसने भी देखी उससे अंदाजा हो गया था कि रिमाल अपने साथ कितनी बर्बादी लाने वाला है। तैयारी पूरी थी, लेकिन जब कुदरत हमला करती है तो उससे बचना मुश्किल होता है। ठीक ऐसा ही हुआ जब रिमाल पूरी ताकत के साथ बंगाल के तटों से टकराया। सावधान सावधान सावधान, ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। सावधान सावधान सावधान। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान ने कई घरों की छत को उड़ा दिया। एक झटके में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए, दीवारें ढह गईं और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। कोलकाता में पुरानी बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। तूफान के साथ आई बारिश ने पूरे शहर को पानी में डुबो दिया। इन इलाकों में पहले ही मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया था और 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया था। चक्रवाती तूफान रिमाल के बांग्लादेश के तटीय इलाकों में पहुंचने के बाद कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और लाखों लोगों को बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। रिमाल के तट से टकराने पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगी और सैकड़ों गांवों में पानी भर गया। One death has taken place in Kolkata due to wall collapse, and there have been uprooting of trees due to rains and heavy winds, and that the restoration work is under progress. NDRF teams are deployed, 14 teams are deployed in major affected areas. बंगाल के दीघा में भी डरावनी लहरें दिखाई थी। जैसे ही चक्रवात रिमाल आया, बारिश की मोटी चादर से समुद्र तट धुंधला हो गया। पानी का तेज बहाव मछली पकड़ने वाली नौकाओं को अंदर तक बहा ले गया। निचले इलाकों में मिट्टी और फूस के घरों को तबाह कर दिया और खेतों में पानी भर गए। हावड़ा में तो तूफान का खौफ ऐसा था कि वहां रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पहियों को चेन से बांध दिया गया था। रेलवे अधिकारियों को आशंका थी कि 135 किलोमीटर की रफ्तार से आए तूफान कोच को भी डिरेल कर सकता है। रिमाल को लेकर मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट बिहार को लेकर जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के आधा दर्जन जिलों में रिमाल का असर देखा जा सकता है। मौसम विभाग का दावा है कि बिहार में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बंगाल और बांग्लादेश में कहर बरपाने के बाद तूफान का रुख असम की तरफ है और वहां हाई अलर्ट पर है। और इस बीच लगातार बढ़ रहे तापमान से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। दैनिक जीवनचर्या में लोग परेशान नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में भरतपुर में चिकित्सा विभाग ने संभाग के सबसे बड़े आरबीएम अस्पताल में लू तापघात वार्ड बनाया है, जिसमें करीब 5 से ज्यादा कूलर लगाए गए हैं। साथ ही एक आईसीयू वार्ड भी बनाया गया है। और फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे देखिए 30 मिनट 50 जिले।